Morning everyone. Myself Dr. Rekha Bhadoria, Assistant Professor, PG College झालावाड़। बच्चों, हम इससे पहले अपराध क्यों होते हैं, अपराध किन लोगों के द्वारा किए जाते हैं, इन सब बातों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि अपराध के लिए कौन कौन से उत्तरदायी कारक हैं, क्योंकि अपराध के लिए किसी एक कारक के परिणाम स्वरूप घटित नहीं होते, बल्कि समय के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ बहुत अलग अलग कारक हैं जिनके द्वारा अपराध किए जाते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि पहला कारक जो है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावशील है, वो है शारीरिक कारक। जैसे लोम्ब्रोसो ने अपराध के लिए शारीरिक कारकों को सबसे ज़्यादा उत्तरदायी माना है, जिसमें हम देखते हैं पैतृकता, मतलब हमारी हेरिडिटी कि जो कुछ है, कई विद्वानों ने इसके लिए बहुत सारे अध्ययन किए और अब जाना कि अपराधी माता पिता की संतानें भी अपराधी ही होती हैं। जैसे गॉरिन ने सन 1913 में 3000 अपराधियों का अध्ययन किया और उस अध्ययन में पाया कि माता पिता से दूर रहने पर भी उनकी संतानें अपराधी ही बनी और उन्होंने अपराध किए। कई विद्वानों ने प्रसिद्ध और कुख्यात परिवारों का अध्ययन वंशानुक्रमण के आधार पर किया और पाया कि जो माता पिता अपराधी हैं, उनके बच्चे चाहे उनके पास रहें या उनसे दूर रहें, वे अपराध ही करते हैं और अपराधी ही बनते हैं। दूसरा कारण हमने देखा शारीरिक अयोग्यता, कि कुछ लोगों ने शारीरिक स्थिति पर भी अपराध के लिए उत्तरदायी कारक को माना है। जैसे राल्फ बानो ने एक अपने अध्ययन में बताया कि अपराध और शारीरिक कुरूपता के बीच बहुत गहरा संबंध पाया जाता है, क्योंकि इसमें उनमें बहुत जल्दी ही हीनता की भावना पैदा हो जाती है, जिसकी क्षतिपूर्ति वे अपराध द्वारा करते हैं। साधारणतः सब लोग ये मानते हैं कि छोटा कद, विकृत त्वचा, मुड़े हुए हाथ पैर, बड़े कान और कमजोर दृष्टि तथा तादाद से ज़्यादा अधिक मोटापा, बड़ा सिर उन लोगों में गंभीर व्यक्तित्व संबंधी अथवा संज्ञानात्मक कठिनाई पैदा करते हैं, जो कि इनसे ग्रसित होते हैं। उनमें क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपराधी बन जाते हैं। नेक्स्ट है बीमारी भी अपराध के लिए काफ़ी कुछ उत्तरदायी होती है, कि जो लंबे समय तक बीमार रहते हैं वो भी अपराधी की श्रेणी में काम करने लगते हैं। जैसे जो अधिक समय तक बीमार रहने से व्यक्ति में बहुत ही चिड़चिड़ापन आ जाता है, वह निराशा उत्पन्न हो जाती है, जो आगे चलकर अपराध को जन्म देती है। इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के शरीर में अधिक शक्ति हो जाती है या अधिक कमजोरी हो जाती है, या शरीर का ज़रूरत से ज़्यादा अत्यधिक विकास और या फिर कुछ अविकसित अंग होते हैं, तो उनको भी उनमें हीन भावना पैदा करते हैं और यह हीन भावना ही व्यक्ति को अपराध की ओर अग्रसर कर देती है। अब हम देखते हैं कि आयु भी इसमें अपराधी होने में या अपराधी प्रवृत्ति को जन्म देने में काफ़ी कुछ अपना प्रभाव डालती है। जैसे कई जगह का अध्ययन किया गया तो देखा कि भारत में आयु से भी सहसंबंध पाया जाता है। सामान्यतः 20 से 24 वर्ष की आयु में ही अपराध अधिक किए जाते हैं, बचपन एवं वृद्धावस्था में कम। इंग्लैंड में पुरुषों द्वारा सर्वाधिक अपराध जो हैं वो 12 से 15 साल की आयु में ही कर दिए जाते हैं। स्त्रियों में 16 और 17 वर्ष की आयु में अपराध किए जाते हैं। इनकी तुलना में जब अमेरिका का अध्ययन किया गया तो वहाँ पर
18 से 24 वर्ष की आयु में सबसे ज़्यादा अपराध किए जाते हैं। अपराध की प्रवृत्ति के साथ साथ अपराधियों की आयु में बहुत गहरा संबंध पाया जाता है। अपराध की प्रकृति के साथ साथ जो अपराधियों का है, एक अध्ययन किया गया, उसमें देखा गया कि जो 18 से और 24 वर्ष की आयु में जो अंतर था, वो हत्या एवं डकैती सबसे ज़्यादा युवा लोग करते हैं। बच्चों द्वारा छोटे मोटे झगड़े या छोटी मोटी चोरियां आदि के अपराध किए जाते हैं। अब हम देखते हैं लिंग। जैसे हमारे समाज में दो हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्री और पुरुषों में भी अपराध की दर में भिन्नता पाई जाती है। अमेरिका में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में 10 गुना अधिक अपराध पाया जाता है। लिंग के आधार पर अपराधों में भिन्नता भी पाई जाती है, क्योंकि देखा जाता है कि स्त्रियों का जो कार्यक्षेत्र है वो घर के अंदर है, वो घर के अंदर रहती हैं, और पुरुष घर के बाहर रहते हैं। स्त्री पर समाज और परिवार के लोगों का नियंत्रण होता है। तो पुरुषों की उपेक्षा भी क्या है, पुरुष अधिक स्वतंत्र है, और घर से बाहर रहने के कारण उनको परिवार की जो है जिम्मेदारी भी परिवार के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए वहन करने से वो बहुत जो व्यक्ति हैं वो मजबूरी में भी अपराध कर लेते हैं। स्त्रियों द्वारा ज़्यादातर यौन संबंधी अपराध किए जाते हैं और पुरुषों द्वारा आर्थिक अपराध अधिक किए जाते हैं। लेकिन सब तरह से देखा जाए तो भारत में भी स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष ही अधिक अपराधी पाए गए। अब हम देखेंगे जो दूसरा कारक है वो है मानसिक कारक। मानसिक कारक में कई तरह के अन्य विशेषताएं हैं जो अपराध के लिए उत्तरदायी होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो मंदबुद्धि के लोग हैं, जो व्यक्ति मंदबुद्धि के होते हैं, वे उचित और अनुचित में व्यवहार नहीं कर पाते, भेद ही नहीं कर पाते। कई बार व्यक्ति की शारीरिक आयु से अधिक आयु तो बढ़ जाती है, लेकिन उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। तो ऐसे लोग मंद बुद्धि के व्यक्ति कहे जाते हैं। किंतु मानसिक आयु बहुत ही कम रह जाती है और शारीरिक आयु उनकी पूरी हो जाती है। वे न्यूरोटिक साइकोपैथिक रोगों से ग्रसित होते हैं और ऐसे व्यक्ति अपराध करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। दूसरा है हमारा इसी में भावात्मक स्थिरता। जो व्यक्ति मतलब भावना से अधिक जुड़े होते हैं, मतलब जो अधिक भावुक होने पर भी व्यक्ति शीघ्र ही उत्तेजित हो जाते हैं और व्याकुलता उनमें पैदा हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वे अपराध कर देते हैं। या हीनता की भावना भी व्यक्ति को अपराध के लिए प्रेरित करती है। तो हम देखते हैं कि जो व्यक्ति ज़्यादा भावुक होते हैं या बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं, भय की स्थिति में अपराधी भावना उत्पन्न करते हैं, उनके बीच में मानसिक तनाव और संघर्ष भी व्यक्ति में असामाजिक व्यवहार करने के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पारिवारिक दशा। व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो है अपने परिवार के सदस्यों से संबंधित होता है और सबसे ज़्यादा अधिक समय उसका परिवार के बीच में ही व्यतीत होता है। तो जो कुछ परिवार की दशाएं आज के समाज के द्वारा प्रभावित होती हैं और जैसे हमारे परिवार की दशाएं होती हैं, वो भी अपराधी बनने के लिए एक उत्तरदायी कारक है। जैसे परिवार ही समाज की वह मौलिक इकाई है। व्यक्ति परिवार में ही जन्म लेता है, पलता है और बड़ा होता है। परिवार ही बच्चे को समाजीकरण करता है, संस्कार देता है और जागृत करता है। परिवार समाज को केंद्रक एवं मानवता का पोषण करने वाली नर्सरी होती है। अतः परिवार के सदस्य एवं पर्यावरण ही वह तय करते हैं कि बच्चा अपराधी होगा या देश का योग्य नागरिक बनेगा। घर एवं परिवार की जो विभिन्न दशाएं ही अपराध निर्धारण करते हैं। जैसे क्योंकि अपराध एवं परिवार में बहुत ही गहरा संबंध पाया जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कुछ है असंतुलित परिवार।
कुछ हमारे समाज में जो है असंतुलित परिवार पाए जाते हैं। जब परिवार के 10 सदस्यों के कार्यों में कोई तालमेल नहीं होता तो उनमें असंतुलन हो जाता है। इसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। संतुलित परिवार ही संतुलित व्यक्ति को जन्म दे सकता है और उसका पालन पोषण सही तरीके से कर सकता है। पर असंतुलन होने पर पारिवारिक तनाव, संघर्ष, परित्याग एवं अशांति पैदा होती है। व्यक्ति परेशानी से बचने के लिए घर से बाहर भागना चाहता है और घर से बाहर स्वच्छंद होने पर उसमें आपराधिक कार्यों में वो लग जाता है। तो जहाँ असंतुलित परिवार है वहाँ अपराधों की संख्या अधिक होती है। दूसरी स्थिति है टूटे परिवार। टूटे परिवार भी अपराध को जन्म देते हैं। जैसे जो परिवार खंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। परिवार 2 प्रकार से टूटते हैं। एक तो भौतिक रूप से, जब परिवार में संरक्षक माता पिता, पति पत्नी आदि में किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो भी परिवार टूट जाते हैं। और दूसरा है मानसिक रूप से, जब वो लोग साथ साथ तो रहते हैं फिर भी माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों में हमेशा परस्पर संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी रहती है। दोनों ही अवस्थाओं में जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तलाकशुदा व्यक्ति एवं पारिवारिक जीवन में दुखी व्यक्ति अपराध अधिक करते हैं, क्योंकि जो समय उनका परिवार के अन्य सदस्यों के बीच प्यार से, सामंजस्यता से गुजरना चाहिए, वो व्यक्ति घर से बाहर अपना समय गुजारते हैं और इससे उनमें जो अपराधी प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे जन्म लेने लगती है। इसी का तीसरा है नियंत्रण का अभाव। जिन परिवारों में माता पिता एवं परिवार संरक्षकों का परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण नहीं होता उनमें भी अपराध अधिक होते हैं। अगर परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण नहीं होता, वो हर तरह से स्वच्छंद होते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तो वहाँ वो भी अपराध में अधिक जन्म देते हैं। और नेक्स्ट है अपराधी परिवार। मतलब जिन परिवारों के लोग आपराधिक कार्यों में पहले से जीवन यापन करते हैं, जिसके अधिकांश सदस्य माता पिता, भाई बहन आदि अनैतिक कार्यों में लग जाते हैं, ऐसे परिवारों में बच्चों को अपराध की प्रेरणा मिलती है, वे बिगड़ जाते हैं तथा अपराध में संलग्न हो जाते हैं। तो जो परिवार है उनका अपराधी होने से बहुत ज़्यादा संबंध है। इसके बाद है हमारा अनैतिक परिवार, कि जिन परिवारों में नैतिकता का कोई महत्व नहीं होता, संस्कार नहीं दिए जाते बच्चों में, है ना, जिनमें चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, शराबवृत्ति, वैश्यावृत्ति, नियमहीनता, रिश्वत आदि को बढ़ावा दिया जाता है, उनमें भी अपराधों की बहुलता पाई जाती है। हमारी साधारण बोलचाल में कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। मतलब जब हम स्वच्छ खाना खाते हैं, स्वच्छ विचार मन में रहते हैं, तो हम एक समाज के सभ्य नागरिक बनते हैं। जब हम अनैतिक परिवारों से हमारा संबंध रहता है, जिसमें चोरी, बेईमानी, घूसखोरी, शराबवृत्ति आदि को बढ़ावा दिया जाता है, तो उनमें परिवारों में व्यक्ति की संस्कारों की कमी रहती है और अपराधों की बहुलता हो जाती है। इसी प्रकार व्यक्ति को जब घर से लाड प्यार, संस्कार और शांति नहीं मिलती तो वह बिगड़ जाता है, उसका तिरस्कार किया जाता है, वह आक्रामक, उग्र एवं कठोर हो जाता है। और इसी प्रकार की माता पिता घर से बाहर कमाने चले जाते हैं तो वो 10 सदस्यों का नियंत्रण उस पर नहीं रहता और वे आवारागर्दी करने लगते हैं और धीरे धीरे अपराधों में संलग्न हो जाते हैं। अब है हमारी आर्थिक परिस्थितियाँ। आर्थिक परिस्थितियों का मतलब है जो आर्थिक परिस्थितियाँ हैं वो अपराध के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हैं। अपराध एवं आर्थिक परिस्थितियों के बीच बहुत गहरा और घनिष्ठ संबंध है। भारत में अधिकांश अपराध आर्थिक परिस्थितियों के रहते ही किए जाते हैं। अगर हमारी आर्थिक परिस्थितियाँ जो अपराध के लिए उत्तरदायी हैं वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहले है निर्धनता, कि अगर व्यक्ति के पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए धन नहीं है, वो पूर्ण रूप से निर्धन है,
गरीब है, तो ये उसका अपराध का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि गरीब होने पर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता और ऐसी स्थिति में वे समाज के प्रति कटु भाव पैदा करने लगता है और उसके बदले में उसके अंदर बदले की भावना प्रेरित हो जाती है, जो अपराध करता है। ऐसे ही फोनार्सी डी वर्सी ने अपनी इटली के अध्ययन में यह पाया कि लगभग 85% अपराधी जो हैं गरीब वर्ग के थे। वह अपने अध्ययन में निर्धनता को अपराध के लिए उत्तरदायी पाया। आगवन, कॉल्डवेल तथा शाह ने मैके के अध्ययन में भी निर्धनता एवं अपराध में सहसंबंध प्रकट करते हुए बहुत सारी बातें कही। और आर्थिक संकट भी इसका एक बड़ा कि आर्थिक संकट के समय महंगाई क्या होती है, बढ़ जाती है, उद्योग धंधे ठप हो जाते हैं और लोगों के आसपास जीवन यापन के साधन नहीं रहते। जैसे कि इस समय जो हमारी वर्तमान परिस्थिति चल रही है, जिसमें बहुत सारे लोग कोरोना के रहते हुए बेघर हो गए हैं, उनके आय के साधन बंद हो गए हैं, उनके बीच में बहुत सारे मजदूर को काम से हटा दिए गए हैं, बहुत सारे मजदूर काम नहीं कर पा रहे हैं। जो शहरों में काम करते थे वो वापस अपने घरों में आ गए हैं जहाँ पर उनको काम नहीं मिल पा रहा है, तो उनके बीच में एक निर्धनता जैसा स्थिति पैदा हो गई है। तो इसलिए उनके बीच में कैसा है, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, उनके जीवन यापन के साधन नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपराध की दर में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है बेकारी। जब हमारे पास आर्थिक मंदी हो जाती है, आर्थिक संकट आ जाता है, तो लोगों का काम मिलना बंद हो जाता है, वो कैसे बेकार हो जाते हैं। और बेकार व्यक्ति अपने जो उस पर आश्रित हैं, उसके परिवार के लोग उस पर आश्रित हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में वो अपने को क्या होता है, असमर्थ पाता है और उसके जीवन में निराशा जो है वो घर कर जाती है कि वह चिंतित रहने लगता है कि अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करे, कहाँ से धन लाए, किस तरह कमाए, उसे काम मिल नहीं रहा है। और ये सोच सोच कर उसका मन और शरीर दोनों क्षीण होने लगते हैं और ऐसी स्थितियों से मुक्ति पाने के लिए बेकार व्यक्ति आपराधिक कार्यों में संलग्न हो जाता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट है व्यापारी चक्र। व्यापारी चक्र का मतलब है व्यापार में हमेशा उतार चढ़ाव, तेजी मंदी के साथ साथ देखते हैं हम कि अपराधों में भी उतार चढ़ाव होने लगता है। कि व्यापार का चक्र कभी उसका ऊपर होने लगता है, कभी निम्न पे आ जाता है, कभी किसी चीज़ की दर बढ़ जाती है और कभी चीज़ महंगाई होने पर बहुत कम उसमें आ जाती है, जिससे व्यापार चक्र में जो साइकिल है वो आगे चलता रहता है। और उससे जब आर्थिक प्रतियोगिता आती है कि आज के युग की विशेषता जो है, प्रत्येक व्यक्ति अधिकाधिक लाभ कमाना चाहता है। परिणाम स्वरूप गला कोट प्रतियोगिता होती है। वैधानिक एवं गैर वैधानिक तरीकों से व्यक्ति सफल व्यवसायी बनना चाहता है और इसी दौरान वह कई कानूनों का उल्लंघन भी करता है, मिलावट का काम करता है और उससे अधिक फ़ायदा कमाना चाहता है, प्रतिस्पर्धा करता है। तो भी इसके रहते हुए भी बहुत सारे वो अपराध करने लगता है।